हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू क्रेजियस स्टडी। आज हम पढ़ेंगे बॉटनी माइनर में जो बीएससी सेकेंड ईयर उसकी बॉटनी माइनर यूनिट 4 उसी के अंतर्गत चैप्टर 2 जो कि है पल्स इंडस्ट्री या दाल उद्योग। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अधिगम प्रतिफल मतलब कि लर्निंग आउटकम। इस वीडियो को देखने के बाद हम इसमें क्या क्या चीज़ समझ पाएंगे। तो सबसे पहले हम समझ पाएंगे कि दालों के विभिन्न प्रकारों के बारे में जान पाएंगे। इसी के साथ साथ दालों के वर्गीकरण का वर्णन करने में सक्षम होंगे और दाल मिलिंग या दाल उद्योगों में दाल के प्रसंस्करण को जान पाएंगे। इसी के साथ साथ दालों का महत्व और उपयोगिता को समझने में सक्षम होंगे। अब हम बात करते हैं विषय वस्तु के कंटेंट की, जो इस वीडियो का कंटेंट है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जो ये दाल इंडस्ट्री या पल्स इंडस्ट्री है, इसका प्रस्तावना देखेंगे। इसके बाद दालों का पोषक मूल्य, उसी के साथ दालों का वर्गीकरण, उसी के साथ साथ दालों का प्रसंस्करण एवं दाल मिलिंग के प्रकार, दाल की उपयोगिता और सारांश को जानेंगे। अब सबसे पहले क्या बात करेंगे प्रस्तावना की। तो जो दाल इंडस्ट्री या पल्स इंडस्ट्री है, इसका हम प्रस्तावना देखते हैं। तो दुनिया में लगभग सभी देशों में दाल या पल्स की फसलों को उगाया जाता है। मनुष्य 11,000 साल पहले से ही दालों को भोजन के रूप में दालों का उपयोग करता आ रहा है। दुनिया में वैश्विक दलहन उत्पादन में तेज़ी से वृद्धि के साथ पिछले 10 वर्षों में दुनिया ने 50 से 60 मिलियन टन दालों का उत्पादन किया है। साल 2015 तक दुनिया में सबसे ज़्यादा दाल उत्पादक देश भारत, अमेरिका, कनाडा, म्यांमार, नाइजीरिया, ब्राज़ील, रूस और तंजानिया रहे हैं। इसके अलावा महत्वपूर्ण दाल निर्यातक देश फ्रांस, इथोपिया, तुर्की और अर्जेंटीना है। फलीदार या लेग्यूम ऐसी फसलें हैं जिनके बीजों को सुखाकर खाने योग्य बनाया जाता है। इन्हें ही हम क्या कहते हैं, दाल कहा जाता है। इन्हें दालों में कम मात्रा में वसा पाया जाता है तथा ये प्रोटीन का बहुत अच्छा स्रोत होते हैं। भारत में दालों की कई किस्में हैं। उनमें ज़्यादातर स्थानीय रूप से उत्पादित और भोजन के रूप में उपयोग किया जाता है। अब हम देखेंगे जो भारत में उगाई जाने वाली प्रमुख 5 की जो दाल फसलें हैं वो कौन कौन सी हैं। तो भारत में उगाई जाने वाली प्रमुख दलहनी जो फसलें हैं उनमें शामिल है चना, अरहर, मूंग दाल, उड़द और लाल मसूर। इसी के साथ जानें कि जो भारत में दाल उद्योग देश के प्रमुख कृषि प्रसंस्करण उद्योगों में से एक है। देश में 13.19 मिलियन टन दाल के वार्षिक उत्पादन से इसमें से 75% दाल उद्योगों द्वारा ही प्रोसेस की जाती है। इनमें से अधिकांश दाल उद्योग भारत के केंद्रीय भागों में दाल उत्पादक क्षेत्रों जैसे इंदौर, जलगांव, अकोला और नागपुर में हैं। भारतीय दलहन अनुसंधान केंद्र ICAR और IIPR कानपुर, उत्तर प्रदेश में स्थित है, जो दलहन की फसलों पर शोध या रिसर्च के लिए स्थापित किया गया है। इसी के साथ साथ जो दलहनी फसलों के बीज को खाने योग्य दाल में बदलने की प्रक्रिया दाल की मिलिंग कहलाती है। पूर्व समय में पारंपरिक दाल मिलिंग बेकार किस्म का दाल का उत्पाद करती थी। इस वजह से उन्नत आधुनिक दाल उद्योगों की स्थापना करके दाल का उत्पादन बढ़ाया जा सका है। अब हम जानेंगे कि जो दालों का पोषक मूल्य है वो क्या कहलाता है, मतलब कि दाल में कौन से पोषक तत्व या पाए जाते हैं। तो हम देखते हैं कि सूखे वजन या ड्राई वेट के आधार पर दालों में 17 से 30% प्रोटीन होता है। और एग्जाम्पल के तौर पे क्या होगा कि जो सोयाबीन है उसमें सर्वाधिक मतलब कि 30 से 42% प्रोटीन पाया जाता है। इसी के साथ साथ दाल में कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से स्टार्च, वसा, फैट, कैल्शियम और आयरन भी पाया जाता है। अब हम क्या देखेंगे, दालों का वर्गीकरण मतलब कि क्लासिफिकेशन ऑफ पल्स। तो विश्व खाद्य एवं कृषि संगठन मतलब कि FAO के द्वारा जो 11 किस्में हैं जो दाल की, उनकी पहचान की गई है, जिनका क्या करते हैं हम, जिनके इस्तेमाल या जिनका उपयोग, जिन्हें हम फसलों के रूप में सूखे बीज प्राप्त करके हम इसमें उगाते हैं। और जो यही 11 किस्म की दाल हैं इन्हें हम क्या बोलते हैं, प्राथमिक या प्राइमरी दाल भी कहते हैं। इसके अलावा कुछ दाल हैं जिन्हें हम हरी सब्जियों के रूप में इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि ग्रीन पीस मतलब कि हरा मटर और ग्रीन बीन्स और क्या करते हैं हम इन्हें सब्जियों के रूप में इन्हें उपयोग करते हैं। इसके अलावा कुछ दाल हैं जिनसे हम तेल प्राप्त करते हैं, जैसे कि जो सोयाबीन है इससे भी तेल प्राप्त किया जाता है और जो मूंगफली है या ग्राउंड नट इससे भी तेल प्राप्त किया जाता है।
अब हम जो दालों का वर्गीकरण देख रहे थे, इसमें हम जो 11 प्राथमिक या प्राइमरी जो दाल हैं, हम उनके बारे में एक-एक करके बात करेंगे। जिनमें से सबसे पहला है सूखे बीन्स, मतलब कि ड्राई बीन्स। ये क्या होते हैं कि ये फैसियोल्स की जातियाँ, मतलब या फिर फैसियोल्स स्पीसीज़ की होती हैं। इनमें शामिल क्या होता है, मूँग दाल, जिसका वैज्ञानिक या बॉटनिकल नेम क्या होता है, विग्ना रेडिएटा। इसी क्रम में दूसरी किस्म है सूखी चौड़ी बीन्स, मतलब कि ड्राई बोर्ड बीन्स। इसे किस नाम से जाना जाता है, बॉटनिकल नाम है बिसिया फेबा के नाम से जाना जाता है। इसी के साथ तीसरी किस्म में शामिल है सूखी मटर या ड्राई पी। इसकी जो जाति या फिर जो स्पीसीज़ होती है वो पाइसम होती है। कि दो प्रकार की मटर होते हैं, एक बगीचा मटर जिसे हम बोलते हैं गार्डन पी, जिसका बॉटनिकल नाम होता है पाइसम सटाइवम, और इसकी वैरायटी क्या है, सटाइवम। और जो दूसरा है वो है प्रोटीन मटर, मतलब कि प्रोटीन पी। इसका बॉटनिकल नेम होता है पाइसम अरवेनसे, और इसकी जो वैरायटी वो क्या होती है, अरवेनसे। फोर्थ है चना, इसे हम बोलते हैं चिकपी, और इसका बॉटनिकल नाम है साइसर एरिटिनम। पांचवी किस्म में शामिल है ब्लैक आई बीन, इसका बॉटनिकल नाम है बिगना अनगुइकुटलाटा। बात करें छठवीं किस्म की, तो उसमें शामिल है अरहर, पिजन पी। इसका बॉटनिकल नेम होता है कजानस गजन। सातवीं है मसूर या लेंटिल, और इसका बॉटनिकल नेम होता है लैंस कुलिनेरिस। आठवां है अर्थ मटर या अर्थ पी, इसका बॉटनिकल नेम होता है विग्ना सबटेरानिया। इसी के साथ नौवां शामिल है कॉमन वेज, इसका बॉटनिकल नेम होता है विसिया सैटिवा। ये है लुपेंसी, इसका उपयोग फूलों के रूप में या बगीचों के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। 11वां है जलकुंभी व्हील, इसका बॉटनिकल नाम होता है लैबलैब पुरपुरियस। इसी के साथ साथ सभी दलहन को पौधों की फैमिली फेवेसी के अंतर्गत रखा गया है। ये भी 3 प्रकार में वर्गीकृत है। प्रथम है ट्राइफेबेई, द्वितीय है हेडाएसेरी, तृतीय है ट्राइफासियोलोई। अब हम जानेंगे दालों के प्रसंस्करण, प्रोसेसिंग ऑफ पल्सेस। दाल के प्रसंस्करण के पारंपरिक तरीकों में से ज़्यादा मेहनत, ज़्यादा समय और घाटे वाले थे। दालों के प्रसंस्करण के लिए आधुनिक तकनीकों ने पुराने पारंपरिक तरीकों को बदल दिया है। आधुनिक दाल प्रसंस्करण नुकसान से बचाते हैं और समय की बचत करते हैं। दालों के प्रसंस्करण में 2 बुनियादी चरण शामिल हैं, जिसमें पहला है दाल के बीज या कोट या भूसी, जिसे हम बोलते हैं सीड कोट, को ढीला करना और इसे हटाना। दूसरा है बीज के दाने को टुकड़ों में बदलना और इसके अंतिम उपयोग के आधार पर इसे आटे में पीसना। इसी के साथ साथ दालों की मिलिंग या प्रसंस्करण के दौरान दालें कुछ बुनियादी इकाई संचालन से गुजरती है, जैसे सफाई और ग्रेडिंग, सुखाना, भूसी को ढीला करना, छीलना, विभाजित करना और पॉलिश करना। ये सभी दालों के प्रसंस्करण में शामिल हैं। इसके बाद हम जानेंगे दाल मिलिंग के प्रकार, मतलब कि टाइप्स ऑफ पल्स मिलिंग। ये कितने प्रकार की होती है, इसको हम एक एक करके जानेंगे। इन प्रकारों में सबसे पहला प्रकार है घरेलू स्तर की मिलिंग। इसमें क्या होता है कि होम स्केल मिलिंग में पहले थोड़ी मात्रा में पानी मिलाकर कुछ घंटों के लिए धूप में सुखाया जाता है। इसके बाद जो मूसल होता है उसमें साबुत दाल को डाला जाता है, मतलब कि जो सैगी दाल होती है उसे डाला जाता है। इसके बाद क्या किया जाता है, जो पानी के इस्तेमाल के बाद धूप में सुखाने से बीज पत्रों से भूसी को ढीला करने में मदद है। ये मोटर या मुसल में अनाज के बीच कर्तन की क्रिया और अनाज के बीच अपघर्षक प्रभाव के कारण भूसी दाल से अलग होकर निकल जाती है। यही प्रक्रिया एक बार कई मिनट तक दोहराने से बाद में भूसी अनाज से अलग हो जाती है। इनको फटकने से भूसी और विभाजित हो जाती है और बीज पत्रों को छलनी द्वारा पूरे छिलके वाली दाल और बिना छिलके वाली दाल क्या करते हैं हम, इनसे अलग कर लिया जाता है। बीज पत्रों के किनारे से टूटने और छिलने के कारण इस प्रक्रिया से साबुत दाल से उपयोग होने वाली दाल की पैदावार काफ़ी कम हो पाती है। इसी के साथ साथ मतलब कि काफ़ी कम होती है, इसका मतलब क्या है कि सिर्फ 50 से 60% ही हो पाती है। दूसरा प्रकार है वो है कुटीर स्तर पर जो मिलिंग होती है। इसमें क्या किया जाता है, सबसे पहले दाल को पानी में डालने के बाद लंबे समय तक धूप में सुखाते हैं। इसके बाद क्या करते हैं, दालों को कढ़ाई में रेत के साथ गर्म करते हैं। कुटीर स्तर पर भूसी निकालने की कोई मानक तकनीक नहीं है,
अनुभव और उपलब्ध सुविधाओं के आधार पर उपयोग में लाई जाने वाली विधियों के विभिन्न प्रकारों का पालन किया जाता है। हाल ही में मशीनीकृत सेलर और प्लेट मिलों का उपयोग दालों की मिलिंग के लिए किया जाता है। कुटीर स्तर की मिलिंग पर अक्सर भूसी पूरी तरह से नहीं हटाई जा सकती और दालों की टूट फूट भी काफ़ी अधिक होती है। यह उपभोक्ता की अपील और उत्पाद के मूल्य को प्रभावित कर कम करता है। इन तकनीकों से प्राप्त दाल की जो उपज होती है वह 55 से 70% की सीमा में ही रह जाती है। इसी क्रम में तीसरा है वाणिज्यिक स्तर पर मिलिंग। तो इसमें क्या होता है कि वाणिज्यिक पैमाने की मिलिंग में बड़ी क्षमता वाले संयंत्रों में बड़ी मात्रा में दालों का प्रसंस्करण शामिल है, जिसमें भूसी निकालने के तरीकों की विशिष्टता एक दाल मिलिंग से दूसरी दाल मिलिंग और क्षेत्र में व्यापक रूप से भिन्न होती है। चौथा है पारंपरिक मिलिंग, मतलब कि ट्रेडिशनल मिलिंग। इसमें क्या होता है कि यह भी पारंपरिक पद्धति है जो आमतौर पर दाल मिलिंग मालिकों द्वारा अपनाई जाती है। सिद्धांतों में कुटीर स्तर के मिलिंग के समान है। CFTRI ने मिलिंग का एक आधुनिक तरीका विकसित किया गया है जो मौसम की स्थिति से स्वतंत्र है। इसी क्रम में पांचवा है सफाई और ग्रेडिंग। इसमें क्या होता है कि इसमें धूल, गंदगी, ऑफ साइज, अपरिपक्व और क्षतिग्रस्त दालों को हटाना और अलग अलग संसाधित करने के लिए 2 या 2 से अधिक अंगों में ग्रेडिंग करना शामिल है। इसी क्रम में नेक्स्ट है पिटिंग, जो छठवा है। इसमें क्या होता है कि वाणिज्यिक दाल मिलों में एमरी कोटेड रोलर का उपयोग में लाया जाना एक आम बात है। एमरी कोटिंग का उपयोग अपघर्षक या दुर्दम्य क्रिया के लिए किया जाता है। मिलिंग पूर्व उपचार के दौरान अनाज में तेल या पानी से उपचारित करने के बाद दाल के बीजों को खुरचने के लिए साबुत दालों को अपघर्षक रोलर मशीन से गुजारा जाता है। जब हम दाल को प्रोसेस करते हैं तो कुछ निम्न स्टेप्स अपनाए जाते हैं। उसी में शामिल होता है हमारा प्री मिलिंग उपचार। ये 2 प्रकार से होता है। एक होता है शुष्क उपचार या ड्राई ट्रीटमेंट और दूसरा होता है गीला उपचार या वेट ट्रीटमेंट। इनके अंतर्गत दालों को 4 से 12 घंटों के लिए पानी में भिगोया जाता है। इसके पश्चात 12 से 16 घंटों के लिए दालों को लाल मिट्टी में मिलाया जाता है। इसमें मुख्य रूप से तेल या ऑयल, सोडियम बाइकार्बोनेट घोल का मिश्रण और थर्मल इन चीज़ों का उपयोग किया जाता है। इसके बाद जो स्टेप आती है उसे हम बोलते हैं मृदुकरण या टेम्परिंग। इसमें दालों में उपचार को कंडीशनिंग किया जाता है, एक रूपता के लिए कंडीशनिंग किया जाता है। इसमें जब क्या होता है कि जो बीज कोट होती है, मतलब सीड कोट और जो बीज बद होता है कॉटिलिडन्स, इनके बीच किया जाता है तेल या पानी को, मतलब कि इन दोनों के बीच प्रवेश करने के लिए पर्याप्त समय मिल जाता है। तो यही प्रक्रिया क्या कहलाती है, मृदुकरण या टेम्परिंग। जो टेम्परिंग होती है उसको करने के बाद जो स्टेप आती है वो आती है हमारी डीहस्किंग और स्प्लिटिंग। इसमें क्या होता है कि इसे बड़े बड़े डीहस्कर का इस्तेमाल भूसी को निकालने के लिए किया जाता है, जिसमें कार्बोरेंडम रोलर्स और एमरी कोटेड रोलर्स का इस्तेमाल किया जाता है। जिसके पीछे करते हैं कि जब हम दाल को डालते हैं तो अपघर्षक इफेक्ट से भूसी और दाल अलग हो जाती है। इसमें डिपेंड करता है कि कौन सी दाल का इस्तेमाल हम कर रहे हैं। और जो अरहर की दाल होती है इसके लिए जनरली इसमें जो पासे लगते हैं वह ज़्यादा लगते हैं, मतलब कि 3 से अधिक पासों की आवश्यकता होती है। और जो ये स्टेप होती है इससे क्या होता है कि जो उपज होती है वो अधिक होती है। जैसे कि अरहर, मूंग, उड़द के लिए रिकवरी कितनी होगी, 70 से 75% उपज होगी। इसी के साथ साथ जो बंगाल चना, मसूर, केसरी और मटर के लिए ये कितनी हो जाती है, 78 से 85% उपज हो जाती है। तो हम कह सकते हैं कि इसमें 70 से 85% उपज हो सकती है। नेक्स्ट स्टेप आती है उपभोक्ताओं की अपील बढ़ाने के लिए पॉलिशिंग की जाती है। जो 10th स्टेप हमारी क्या हो जाएगी, पॉलिशिंग। इसके लिए वाटर पॉलिश, नायलॉन पॉलिश, बफ पॉलिश, मखमल पॉलिश और अरंडी के तेल से पॉलिश इत्यादि इस प्रोसेस में शामिल होते हैं। नेक्स्ट स्टेप हमारी 11th स्टेप। इसमें क्या स्टेप हमारी सीलिंग और पैकिंग। इसमें जो ऑटोमेटिक जो एक मशीन होती है वो क्या करती है, इसमें दाल की पैकिंग करती है और उसकी सीलिंग करती है। इसकी आखिरी स्टेप होती है मार्केटिंग। इसको क्या करते हैं, पैकिंग के बाद इसे मार्केट में भेज दिया जाता है जिससे कि उपभोक्ता इसका इस्तेमाल करते हैं। अब यह तो बात हुई दाल मिलिंग की। अब हम देखेंगे दालों के उपयोग के बारे में। अब हम जानेंगे दालों का उपयोग, क्या एप्लीकेशन और पल्सेस। बात करें दालों के उपयोग
के पहला उपयोग की तो इसका उपयोग भोजन के रूप में किया जाता है, क्योंकि दालों में 17 से 30% प्रोटीन होता है। इसी के साथ साथ दाल चावल का संयोजन में आवश्यक अमीनो एसिड प्रदान करता है। फूलों के रूप में उगाई जाने वाली दलहन में ल्यूपिन भी शामिल होता है और इंडिगोफेरा और अकेशिया की खेती डाई और प्राकृतिक गौंद प्राप्त करने के लिए भी दालों का उपयोग किया जाता है। इसी के साथ साथ कवर फसल के रूप में उगाया जाता है तो दालें मिट्टी के प्रवाह के माध्यम से पानी के नुकसान को कम करने में मदद करती हैं और दालों का उपयोग आटे के रूप में जैसे बंगाल चना, हरा चना और इसी का जो मतलब कि पिसा हुआ पेस्ट होता है उससे हम क्या बोलते हैं, बेसन भी कहा जाता है। साथ ही साथ दाल मधुमेह के इलाज के लिए बंगाल चना बहुत उपयोगी होता है और उत्तर भारत में अरहर, गेहूँ मूंग लोकप्रिय रोटेशन वाली फसलें हैं और इसी के साथ साथ दालें आयरन से भरपूर होती है, इसलिए एनीमिया को ठीक करने के लिए यह बहुत उपयोगी होती है। तो इस प्रकार से हमने जाना क्या दालों के महत्वपूर्ण उपयोग के बारे में।